हेलो बच्चों, केमिस्ट्री क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपके लिए जो टॉपिक स्टार्ट कर रहा हूं और ये टॉपिक है इंटरनल एनर्जी यू और कैपिटल ई। तो देखो बच्चों, इंटरनल एनर्जी मींस द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी ऑफ सिस्टम which depends upon nature of substance and conditions of temperature, pressure, volume and composition of the system. It is equals to the sum of all energies like as translational energy, vibrational energy, rotational energy, electronic energy, nuclear energy, binding energy or other types of energies which are associated with the particles of the system. तो यही हमने डेफिनेशन दी है कि द एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी विच डिपेंड्स अपॉन द नेचर ऑफ सब्सटेंस एंड कंडीशंस ऑफ टेम्परेचर, प्रेशर, वॉल्यूम एंड कंपोजिशन ऑफ द सिस्टम। इट इज इक्वल्स टू द सम ऑफ ऑल एनर्जीज जो मैंने आपको बताई, ठीक है, विच आर एसोसिएटेड विद पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम। मींस E इज इक्वल टू ट्रांसलेशनल एनर्जी प्लस रोटेशनल एनर्जी प्लस वाइब्रेशनल एनर्जी प्लस इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी, न्यूक्लियर एनर्जी, बाइंडिंग एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी और अदर एनर्जीज विच आर एसोसिएटेड विद द पार्टिकल्स ऑफ सिस्टम। ओके, अब ये होती है ट्रांसलेशनल मींस ट्रांसलेशन के कारण मींस काइनेटिक एनर्जी, मॉलिक्यूल्स के रोटेशन के कारण, मॉलिक्यूल्स में जो एटम्स हैं या उनके जो बॉन्ड्स हैं उनके बीच में वाइब्रेशन होता है, इलेक्ट्रॉनिक एनर्जी जो इलेक्ट्रॉन के रोटेशन के कारण है, ठीक है, न्यूक्लियर एनर्जी न्यूक्लियस के कारण, बाइंडिंग एनर्जी, ठीक है, ऐसे पोटेंशियल एनर्जी एक्सेट्रा, ये साइड में मैंने लिखी हुई है। अब आता है अब इनके कैरेक्टरिस्टिक्स में। तो देखो बच्चों, किसी भी सिस्टम की एक एब्सोल्यूट इंटरनल एनर्जी का मेजरमेंट पॉसिबल नहीं है। क्यों? क्योंकि हमें इंटरनल एनर्जी कैलकुलेट करनी है, एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट करनी है, तो ये ऑल टाइप्स ऑफ एनर्जीज को कैलकुलेट करना होगा और इन सारी एनर्जीज को कैलकुलेट एब्सोल्युटली नहीं किया जा सकता, इसलिए इंटरनल एनर्जी की एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं हो सकती। हम ये कहें कि ये पेन है, इसमें टोटल एक्चुअल अमाउंट ऑफ एनर्जी कितनी है, तो हम एक एक पार्टिकल्स को देखें, एक एक इलेक्ट्रॉन को देखें, न्यूक्लियस को देखें, और ये सब पॉसिबल नहीं है। तो यही लिखा है मैंने कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई मींस इंटरनल एनर्जी कैन नॉट बी मेजर्ड because component energy is not measured absolutely. ओके, यहां तक बात समझ गए होंगे। सेकंड पॉइंट में आते हैं कि इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर प्रेजेंट इन द सिस्टम। ओके, मतलब किसी सिस्टम की जो इंटरनल एनर्जी है उसमें जो मैटर है उसकी क्वांटिटी पे डिपेंड करेगी। सिस्टम छोटा है या बड़ा है उस हिसाब से उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। तो यही लिखा है कि इट इज अ एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी। ओके, बिकॉज, ठीक है, डिपेंड्स अपॉन क्वांटिटी ऑफ मैटर। फिर नेक्स्ट आता है कि इट इज अ स्टेट फंक्शन बिकॉज इट्स वैल्यू डिपेंड्स अपॉन स्टेट ऑफ मैटर, स्टेट ऑफ सिस्टम। सिस्टम किस स्टेट में है, उसका टेम्परेचर क्या है, उस कंडीशन में प्रेशर क्या है, वॉल्यूम क्या है, इन पर डिपेंड करती है। ओके, इसलिए ये क्या है, एक स्टेट फंक्शन। एंड इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम इज इक्वल्स टू द डिफरेंस ऑफ एनर्जी चेंजेस इन फाइनल स्टेट एंड इनिशियल स्टेट। मतलब इनिशियल और फाइनल स्टेट में क्या एनर्जीज हैं उनके डिफरेंस पर डिपेंड करता है इंटरनल एनर्जी चेंज। तो यही लिखा है मैंने कि इट इज अ स्टेट फंक्शन बिकॉज डिपेंड्स अपॉन द स्टेट ऑफ सिस्टम and internal energy change depends upon the initial and final state of the system, means delta E is equal to E2 minus E1। तो यहां तक बात समझ गए होंगे, पहले आप इसे नोट करें। अब देखो बच्चों, जो इंटरनल एनर्जी चेंज है ये डिपेंड करता है कि प्रोसेस किस नेचर का है। मतलब ये है कि थर्मोडायनामिक जो प्रोसेस चलते हैं उनमें इंटरनल एनर्जी चेंज जो है वो किस तरह से कैलकुलेटेड होता है या वो किस तरह से रिलेटेड है। तो सबसे फर्स्ट आता है, यही लिखा है मैंने कि इंटरनल एनर्जी जो है चेंज डिपेंड अपॉन नेचर ऑफ प्रोसेस। जैसे फर्स्ट है आइसोथर्मल प्रोसेस, डेल्टा E इक्वल टू 0 होगा क्योंकि
जो इंटरनल एनर्जी है आइडियल गैस पर्टिकुलर अगर हम देखें तो इंटरनल एनर्जी इज द फंक्शन ऑफ टेम्परेचर, तो डेल्टा टी तो जीरो। तो ये आइडियल गैस के लिए है। ये बता दूं जो रियल गैसेस होती हैं उनके वॉल्यूम में चेंज होने से जो है या उनकी आइसोथर्मल कंडीशन में अगर वॉल्यूम भी चेंज होता है तो उस पर डिपेंड करते हैं, वो हम अलग देखेंगे। हमें केवल अभी यहाँ पर आइडियल की बात करनी है। साइक्लिक प्रोसेस में जाएं तो डेल्टा ई जीरो होगा। क्यों? क्योंकि साइक्लिक प्रोसेस में इनिशियल और फाइनल स्टेट तो सेम होती है, तो डेल्टा ई क्या हो जाएगा? जीरो, क्योंकि E1 इक्वल टू E2। ओके, तो साइक्लिक प्रोसेस में ये जीरो होती है। एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करें तो एडियाबैटिक प्रोसेस में जो वर्क होता है, चाहे वो एक्सपांशन वर्क हो या कंप्रेशन वर्क हो, उस वर्क के बराबर होते हैं इंटरनल एनर्जी चेंज। और W इक्वल टू या डेल्टा E इक्वल टू NCV T2 माइनस T1, ये W के बराबर भी होता है। अब आते हैं आइसोकोरिक प्रोसेस। तो आइसोकोरिक प्रोसेस में आपने देखा था कि किसी भी प्रकार का प्रेशर वॉल्यूम वर्क नहीं होता, तो टोटल एनर्जी एब्जॉर्ब बाय सिस्टम और रिलीज्ड बाय सिस्टम इज इक्वल टू द इंटरनल एनर्जी चेंज ऑफ द सिस्टम। मतलब जो भी हीट चाहे एब्जॉर्ब हो और चाहे रिलीज हो, वो सिस्टम की इंटरनल एनर्जी के बराबर होगी अगर कांस्टेंट वॉल्यूम है। आइसोकोरिक प्रोसेस है। आइसोबैरिक में देखें तो डेल्टा E इक्वल टू डेल्टा H माइनस पी डेल बी, क्योंकि इंथैल्पी इक्वल टू होता है डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस पी डेल बी। तो अगर हमें प्रेशर वॉल्यूम वर्क है, ये टोटल हीट है, कंटेंट है सिस्टम का, उसमें से प्रेशर वॉल्यूम वर्क को इस तरह से माइनस किया जाए तो आइसोबैरिक प्रोसेस में डेल्टा E कैलकुलेट कर सकते हैं। और अभी हम देखेंगे डेल्टा H और डेल्टा E के रिलेशंस में। आइडियल गैसेस में अगर हम जाएं तो टोटल जो एनर्जी होती है आइडियल गैसेस की, मींस जो कि मोनो एटॉमिक होती हैं, तो उनमें होता है 3/2 RT, मींस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो ये पॉइंट्स पहले आप नोट कर लें। अब देखो बच्चों, प्रोसेस में यदि एक्सोथर्मिक प्रोसेस है, किसी में हीट रिलीज्ड हो रही है, तो वहां डेल्टा E नेगेटिव होगा। ऐसा क्यों? क्योंकि जो फाइनल इंटरनल एनर्जी है या जो वो इनिशियल से क्या हो जाती है बच्चों? कम हो जाएगी, सिस्टम से निकल जाएगी हीट। एक्सोथर्मिक है तो डेल्टा E नेगेटिव होगा। ऐसे ही एंडोथर्मिक में देखें तो ये पॉजिटिव होगा, बिकॉज E2 ग्रेटर देन E1, हीट एब्जॉर्ब बाय द सिस्टम। ओके, फॉर रियल गैसेस में जो इंटरनल एनर्जी है वो फंक्शन है टेम्परेचर और वॉल्यूम का। बच्चों, जो रियल गैसेस होती हैं उनके मॉलिक्यूल्स के बीच में अट्रैक्शन होता है। अगर हम गैस का वॉल्यूम चेंज करें, मतलब या गैस को मान लो एक्सपांड होने दिया जाए, तो ये जब गैस एक्सपांड होती है और मान लो एडियाबैटिक सिस्टम है, कैसा हो बच्चों? एडियाबैटिक हो। ओके, तो जब गैस एक्सपांड होती है तो वो मॉलिक्यूल्स के बीच में जो अट्रैक्शन लगता है, उनके अट्रैक्शन के अगेंस्ट गैस वर्क करती है, जिससे गैस की इंटरनल एनर्जी में चेंज आता है। इसलिए हम ये कह सकते हैं कि डेल्टा E अपॉन डेल्टा V का रेशियो जीरो नहीं होगा। मींस ये जो होता है, इन वॉल्यूम चेंज होने से सिस्टम की इंटरनल एनर्जी में चेंज आएगा। यही लिखा है ना, बिकॉज इंटरनल एनर्जी, इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस ऑफ अट्रैक्शन present among the molecules, therefore internal energy change will change in the volume of real gases। रियल गैसेस में एक्सपांशन जब होता है और एडियाबैटिक प्रोसेस होती है तो आप देखोगे कूलिंग इफेक्ट आता है, गैस ठंडी पड़ जाती है। वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो भी वर्क होता है गैस का वो उसकी इंटरनल एनर्जी से होता है। लेकिन अगर हम आइडियल गैस की बात करें तो वॉल्यूम पे डिपेंड नहीं करती, क्योंकि मॉलिक्यूल्स के बीच में किसी भी प्रकार का कोई अट्रैक्शन रिपल्सन नहीं माना जाता। ऐसे में वॉल्यूम चेंज होगा भी तो इंटरनल एनर्जी में कोई चेंज नहीं होगा, तो वहां पर ये जीरो होगा। अब आते हैं कि यूनिट्स क्या होंगी, तो कैलोरी, जूल, अर्ग, इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ये सब एनर्जी जो है इंटरनल एनर्जी की यूनिट्स हैं। जो भी एनर्जी है वो यही यूनिट है, और सबसे बड़ी यूनिट है कैलोरी, से छोटी जूल, से अर्ग और इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो यहाँ तक बात समझ गए होगी, आप इसे नोट करें।
अब देखो बच्चों, अब हम आ जाते हैं नेक्स्ट जो थर्मोडाइनामिक फंक्शन है और वो है एंथैल्पी H। एंथैल्पी H एक्चुअल में किसी भी सिस्टम का कांस्टेंट प्रेशर पर टोटल हीट कांटेंट है। मींस उस सिस्टम की टोटल एनर्जी कितनी है। ये जो एनर्जी है ये सिस्टम की इंटरनल एनर्जी और सिस्टम द्वारा प्रेशर वॉल्यूम वर्क जो किया जाता है उसके सम के बराबर होता है। यही लिखा है टोटल एनर्जी कंटेंट ऑफ द सिस्टम एट कांस्टेंट प्रेशर which is equals to the sum of internal energy and pressure volume work means H is equal to E plus PV। प्रेशर वॉल्यूम वर्क का मतलब है कि जब सिस्टम में किसी भी प्रकार का एक्सपांसन या कॉन्ट्रैक्शन होता है तो कितना वर्क होता है उस प्रोसेस में वो भी ऐड किया जाए तो वो भी एक एनर्जी है। और इंटरनल एनर्जी क्या है, इन दोनों का ऐड कर दिया जाए तो H इक्वल टू E प्लस PV होगा। अब हम आ जाते हैं कि ये जो है एंथैल्पी इसकी भी एब्सोल्यूट वैल्यू कैलकुलेट नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी आया है टर्म, इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू नहीं निकलेगी तो ये नहीं निकाल सकते। ये तो कैलकुलेट किया जा सकता है इजीली, ठीक है। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ H cannot be measured absolutely because enthalpy change measured, ठीक है, absolutely, but enthalpy change measured by enthalpies of final and initial state of system। बट ये है कि डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हैं। डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल V। आप इसमें डेल्टा H इक्वल टू H2 माइनस H1 इसको लेके H2 इक्वल टू आप E2 प्लस PV2 और H1 E1 प्लस PV2, यहाँ प्रेशर कांस्टेंट है, ओके, ये कांस्टेंट है तो आप इसको सॉल्व करके वैल्यू तो ये आ जाएगा। या हम और आगे लिख सकते हैं कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E माइनस W, चूंकि यहाँ पर आप जानते हैं कि W इक्वल टू माइनस P डेल V, तो हम वर्क P डेल V की जगह मैकेनिकल वर्क रख दें तो भी डेल्टा H कैलकुलेट कर सकते हैं। अब वर्क कैसा है, एक्सपांसन वर्क है तो ये डेल्टा H, ये जो W है उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू के बेस पर आप देखोगे डेल्टा H की वैल्यू क्या आएगी, या हम कॉन्ट्रैक्शन वर्क क्या है ये मैंने आपको पहले ही बता दिया है। इसकी वैल्यू क्या है वो यहाँ पर वैल्यू पुट अप करके आप डेल्टा H पता लगा सकते हैं कि क्या चेंजेस आएंगे। फिर आता है कि एंथैल्पीज ऑफ डिफरेंट प्रोसेस में क्या होता है। तो देखो बच्चों, साइक्लिक प्रोसेस लें तो डेल्टा H जीरो होगा। क्यों? क्योंकि इनिशियल और फाइनल स्टेट सेम होती है साइक्लिक प्रोसेस में। एक एडियाबैटिक प्रोसेस में जाए वहां पर भी डेल्टा H जीरो होता है। क्यों? क्योंकि न तो सिस्टम हीट लेता है ना बाहर जाता है, टोटल हीट कंटेंट तो जीरो रहेगा ना बच्चों, सॉरी टोटल हीट चेंज जो होगा वो तो जीरो रहेगा, मींस एंथैल्पी तो कांस्टेंट रहेगी सिस्टम की। इसी प्रकार आइसोथर्मल प्रोसेस में जाए तो डेल्टा H जीरो होता है आइडियल गैसेस के लिए। क्यों? क्योंकि H इक्वल टू E, ओके, प्लस अगर आप यहाँ आइसोथर्मल में जाएं और PV, तो आइडियल गैसों में PV तो कांस्टेंट है बच्चों, तो E इक्वल टू क्या हो जाएगा E, और E टेम्परेचर का फंक्शन है, टेम्परेचर चेंज नहीं तो E चेंज नहीं, E चेंज नहीं तो H चेंज नहीं होगा। ये मैंने पहले ही बता दिया है आपको, ओके। तो यहां तक आ जाए। फिर आता है कि आइसोथर्मल के बाद आइसोकोरिक प्रोसेस में पहुंचे। आइसोकोरिक प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट होगा तो P डेल V तो जीरो हो जाएगा, तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E। सॉलिड और लिक्विड मैं बता दूं कि फॉर सॉलिड एंड लिक्विड, ठीक है, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E होता है। फॉर गैस में P डेल V जीरो होना चाहिए, तब डेल्टा H इक्वल टू क्या होगा बच्चों, डेल्टा E, मतलब ये वाली कंडीशन बनेगी। ये कब की होगी, आइसोकोरिक। तो सॉलिड और लिक्विड का तो वॉल्यूम ऑलरेडी ही कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट मतलब चेंज नहीं होगा, तो उनमें तो H और E या डेल्टा H और डेल्टा E बराबर होंगे। लेकिन अगर कोई गैसियस प्रोसेस है तब उसमें P डेल V वॉल्यूम कांस्टेंट होने से ये जीरो हो जाएगा, जिसके कारण ये दोनों बराबर होते हैं। तो यहां तक आप नोट करें। अब देखो बच्चों, और भी है आइसोबैरिक प्रोसेस में अगर आप जाते हैं तो हम यहाँ फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स यूज करें तो डेल्टा E इक्वल टू Q माइनस P डेल V, तो Q इक्वल टू डेल्टा E प्लस P डेल V, तो Q इक्वल टू डेल्टा H। मींस यदि मान लो प्रेशर है, सपोज कि प्रेशर कांस्टेंट है, तो सिस्टम अगर हीट एब्जॉर्ब करेगा तो वो उसके एंथैल्पी चेंज के बराबर होगा। इसी तरह से गैसियस रिएक्शंस के लिए डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस डेल्टा nRT। यहाँ पर आप जानते हैं कि डेल्टा Ng ये क्या होगा बच्चों, डेल्टा Ng इक्वल टू
समेशन Ng प्रोडक्ट माइनस समेशन Ng रिएक्टेंट। तो इससे डेल्टा H कैलकुलेट होगा। डेल्टा H इक्वल टू, ये भी एक रिलेशन होता है, डेल्टा E प्लस P2V2 माइनस P1V1 जब वॉल्यूम प्रेशर चेंज हो किसी रियल गैस के लिए। एक्सोथर्मिक प्रोसेस लें तो डेल्टा H नेगेटिव होगा, एंडोथर्मिक लें तो पॉजिटिव होगा। ये इसकी यूनिट्स हैं। हम इनसे रिलेटेड क्वेश्चंस देखेंगे आगे अभी। तो यहां तक बात समझ गए होंगे डेल्टा H से। ओके, तो ये था डेल्टा H मींस एंथैल्पी चेंज। तो पहले आप इसे नोट कर लें। अब देखो बच्चों, कुछ गैसियस रिएक्शंस होती हैं जिनके लिए आपको डेल्टा H डेल्टा E के रिलेशंस पूछ लिए जाते हैं। तो डेल्टा H डेल्टा E, ठीक है, प्लस डेल्टा nRT। डेल्टा n तो आप समझते हैं कि गैसियस प्रोडक्ट में से गैसियस रिएक्टेंट्स माइनस करें तो डेल्टा n की वैल्यू आएगी। डेल्टा n 0 है तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E मींस जैसे N2 गैस प्लस O2 गैस गिव्स 2NO गैस। तो यहाँ डेल्टा n क्या होगा बच्चों? 0। तो डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E। डेल्टा n नेगेटिव हो जैसे N2 3H2NH3 में सब गैस है ये, तो डेल्टा n नेगेटिव -2, तो डेल्टा H लेस देन डेल्टा E, बिकॉज माइनस हो जाएगा ना, डेल्टा E माइनस ये हो जाएगा RT। डेल्टा n पॉजिटिव हो तो डेल्टा H ग्रेटर देन डेल्टा E। आगे हम जब रिएक्शन एंथैल्पीज पढ़ेंगे तो वहां ये रिलेशंस फिर हम सॉल्व करेंगे। अब एक क्वेश्चन है जो अभी मैंने आपको एक रिलेशन बताया था, डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P2V2 माइनस P1V1। ये किसके बच्चों? रियल गैसेस के लिए। तो 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस अंडरगोज अ चेंज ऑफ स्टेट 2 atm 3 लीटर 95 केल्विन से 4 atm 5 लीटर 245 केल्विन। डेल्टा E 30 है तो डेल्टा H क्या होगा? देखो बच्चों, यहां पर आपको क्या लगाना है कि डेल्टा H इक्वल टू डेल्टा E प्लस P2V2 माइनस P1V1। तो डेल्टा H इक्वल टू ये तो हो गया 30 प्लस P2V2 फाइनल, तो ये हो जाएगा आपके पास फाइनल 4 atm 5 लीटर, तो 4 इंटू 5 माइनस इनिशियल देखो आप कितना है 2 atm 3 लीटर, तो 2 इंटू 3, तो ये हो जाएगा डेल्टा H इक्वल टू 30 प्लस ये हो गया 20 माइनस 6, तो ये हो जाएगा 44। अब ये किस यूनिट में है? लीटर एटीएम में, तो हम इसे भी लीटर एटीएम में ही यूज करेंगे इसकी यूनिट। ओके, तो इस तरह के अभी हम और आगे न्यूमेरिकल रिलेशंस देखेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स जब सॉल्व करेंगे तो वहां पर इनसे रिलेटेड क्वेश्चन है, हीट ऑफ रिएक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है डेल्टा H से। तो यहाँ तक मैंने सारे पॉइंट्स बता दिए डेल्टा H और डेल्टा E से रिलेटेड। फिर हम मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, नमस्कार, थैंक यू।